अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। इस दुआ के साथ आज की शो का आगाज़ करेंगे। टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि आज बहुत हैपनिंग सामने आ रही हैं। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। भारत की तरफ से हमने देखा कि कल एक और साजिश सामने आई मोदी सरकार की जानिब से, जिसमें इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा की तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, और जिसके ऊपर से पर्दा जो है वो कल उठ गया, राज़-फाश हुआ है। और यकीनन इस तरह की जो साजिशें हैं वो सामने आ जाती हैं भारत की तरफ से। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ एशिया कप का आज फाइनल होने जा रहा है। बहुत बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी अफसरदा भी है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी कम्युनिटी और कौम जो थी वो चाहती थी कि पाकिस्तान टीम फाइनल तक पहुंचे और एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिले। लेकिन बहरहाल जी, जो अच्छा खेलेगा वही फाइनल तक पहुंचेगा, और आज भी जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीतेगा और एशिया कप का विनर करार पाएगा। बहरहाल जी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ। चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल रिटायर हुए, और साथ साथ आज नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज के दिन ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान जो हैं वो हल्फ लेंगे आपसे। ऐवान सदर में ये तकरीब होगी। 11 बजे ये तकरीब का मुनक़िद की जाएगी ऐवान सदर में, जिसमें हम देखते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब और साथ साथ जो हमारे पाक अफवाज के सरबराहान हैं वो भी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। 21 जून को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया था। इनकी जो तैनाती थी उसकी मंजूरी दी थी। बहुत सी हमने देखा कि माजी में जो इश्यूज़ रहे, कुछ ऐसी डिबेट रही, ऐसी ज़ेर बहस रहे, कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई, बातें भी हुई। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि जो आने वाला वक्त है वो अंडर द शैडो ऑफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो किस तरह होंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं कुर्बान बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। कुर्बान साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान साहब, गुज़िश्ता 2 सालों से हमने देखा कि काफ़ी ज़ेर बहस रही, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी जो ऐसी प्रोसीडिंग्स थी उन पर भी काफ़ी सारी बहस हुई है। अब काजी फाइज ईसा साहब टेक ओवर करेंगे, आज चार्ज संभाल लेंगे। कैसे देखते हैं आने वाले चंद सालों को? उमर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि काजी साहब जी आज ओथ लेने जा रहे हैं। तकरीबन 11 बजे तकरीब है, आपने जैसे जिक्र किया। जी। और बहुत सारी उम्मीदें कौम की, सियासत की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो इंसाफ का इदारा है जी उसमें उम्मीदें बधी। सही। जो कुछ माजी में हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो कौम के लिए नाखुशगवार थी, और पाकिस्तान की तरक्की, उसकी आवाम की जो फलाह के लिए उसके बहुत नेगेटिव जी एस्पेक्ट्स सामने आए हैं, असरात पड़े हैं। कुछ ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें जो फैसले आते हैं किसी को पसंद आते हैं, किसी को पसंद नहीं आते, और किसी के फेवर में होते हैं, किसी के अगेंस्ट में होते हैं। ये नेचुरल एक लॉ है, फिनोमेना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी के अगेंस्ट में फैसला जाता है, किसी के फेवर में, लेकिन कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती सही हर सूरत में कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब ये चीज़ें हो जाएं तो मेरे ख्याल में दुनिया में जिन रियासतों ने, जिन ममालिक ने इस पाथ पे, इस रास्ते पे अमल किया, उन्होंने तरक्की की, उनकी कौम के जो मसाइल थे वो हल हुए। पिछले 2 साल मेरे ख्याल में पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हवाले से कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं गया, दुनिया में नहीं गया। और दुनिया में बदकिस्मती से बाकी जो हमारे शोबे हैं, ये भी जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी भी जो कैटेगरी है या उसका परफॉर्मेंस लेवल है, वो कोई पॉजिटिव नहीं रहा। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। काजी साहब का जो भी एक पिछले दिनों एज ए सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट बिहेवियर रहा, उसके जो फैसले सामने आए, उसके बाद कौम की उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं, काफी जुड़ गई हैं और जुड़ गई हैं। और मेरे ख्याल में काजी साहब किसी बगैर फियर फेवर के, जिसे कहते हैं ना कि एक लॉ भी एक टर्म्स है, तो उसको नजर में रखते हुए कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए
एक अच्छा शुगुन साबित होंगे और मेरे ख्याल में कौम की उम्मीदें बधी हुई हैं। जो भी उसके माजी के फैसले हैं उनसे तो बहुत सारी तवक्कात हमें हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर निज़ाम अदल उसका दुनिया में एक अपना मकाम पे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब की पर्सनालिटी को आज, क्योंकि ज़ाहिर है ही विल बी टेकिंग ओथ टुडे। जिस तरह जड़ा वाला इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और एक अच्छा जेस्चर गया कि नामजद चीफ जस्टिस वहाँ गए, उन्होंने विज़िट किया उन सारे इलाकों का, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी ये बातें की, आपसे शेयर किया कि इंसाफ है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों या मेजॉरिटी हो, सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई, एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दुनिया ने देखा कि जिस तरह जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने यकीन दहानी भी दिलाई कि इंसाफ जो है वो अक्रॉस द बोर्ड दिया जाएगा, आप हम तक आएँ, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। इस पूरे तनाजुर में अब जो आने वाले 3 से 4, 4 से 5 साल का अरसा है, क्योंकि ज़रा बहुत क्रूशल है, मुआशी चैलेंजेस हैं, आप चीफ जस्टिस साहब का जो किरदार है वो किस तरह देखते हैं? उमर साहब, आपको इस जो भी सानिया हुआ है, इससे पहले आपको याद होगा कि आइन पाकिस्तान के हवाले से एक तकरीब हुई थी पार्लियामेंट जी, और काजी साहब वहाँ भी गए थे और काजी साहब ने वहाँ जो भी एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी उसमें आइन की कापी उठाई थी और उसने उस अज़म को दोहराया था कि इसके अलावा बाकी कोई रास्ता नहीं। आइन के 50 साल पूरे हुए थे और उस पे और ये सारी जो सियासी अमर जमातें हैं जो हुकूमत में आती रही हैं माजी में या आने वाले इंतखाबात की रोशनी में हुकूमत में आएंगी, उनके लिए एक मैसेज है कि हमारी तरक्की का रास्ता यही इस पे अमल दरामद है। और काजी साहब ने मेरे ख्याल में ये पैगाम अपना वाज़ेह कर दिया पहले ही कि इससे हटके मुझसे कोई तवक्को न रखे। सही। और उसके बाद आपने जिस सानिया का जिक्र किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ऐसे जो भी जब भी सानियात हुए हैं और मेरे ख्याल में बदकिस्मती से उसके दुनिया में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट गया है। काजी साहब गए और उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी कराई। अब आज उसका एक इनिंग उसकी नई शुरू हो रही है। सही, बिल्कुल। और उसके कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में मैं उनको क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं, मैं उनको माइनॉरिटी नहीं कहता। सही। मैं कहता हूँ कि वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। जैसे हम मुस्लिम हैं, वो उसका पाकिस्तान की सरजमीन पे, इस धरती पे उतना ही हक है जितना हमारा जी, बिल्कुल, बेशक। इबादत के हवाले से, उनकी जॉब्स के हवाले से, उनकी रोजी रोटी के हवाले से, क्योंकि मेरे ख्याल में कायद आज़म साहब ने भी यही एक मैसेज दिया था कि हम कोई बेशक तफरीक नहीं है हमारे पास। और ये चीज़ काजी साहब को अब साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सानिया के साथ साथ आपको याद है कि बहुत सारे सानिया हिंदू हमारी कम्युनिटी के साथ हुई हैं। जबरी उनकी मजहब की तब्दीली हो या उनकी जो बच्चियों का अगवा हो, ऐसे सानियात माजी में होते रहे। अभी भी एक दो वाक़या आपको मैं ऐसे अपने सामीन को, नाजरीन को और आपको भी, तो सिंध में एक बहुत दिनों से एक अपनी हिंदू कम्युनिटी ने, बिरादरी ने एक स्ट्रगल चलाई है, उनके कुछ बच्चे अगवा हुए। सही। और अभी अच्छा ये है जेस्टर ये है कि निगरान हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दी है, रेंजर्स वहाँ गई है। और ये होना चाहिए और ऐसे इश्यूज पे फौरी अमल होना चाहिए, बजाय कि हम वेट एंड सी करें। हमें इस पे हमारे इदारों को, हमारे सूबाई हुकूमतों को, निज़ाम अदल को, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तौर पे इन पे एक्शन करना। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा कुर्बान साहब, उर्दू अखबारों की तरफ अगर देखें तो आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, वो डिस्कस करना चाहूँगा। निगरान वज़ीर आज़म साहब आज अमेरिका रवाना होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है, उसको अटेंड करेंगे। ऑन द फ्लोर वो अपने जो कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, तकरीर भी करेंगे। जिस तरह हमने देखा माजी में भी पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे वो जाते रहे हैं, बहुत इम्पैक्टफुल स्पीचेस होती रही हैं। ये अब जो स्पीच ये देंगे मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कैसे देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया हमारी तरफ देख रही है इस वक्त, जिस नहज पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि फैसला कुन मराहल है, मोड़ है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि इंतखाबात आपके सर पर हैं और मुआशी जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है। और कौम को
बिला तफरीक इसके हवाले से मेरे ख्याल में कौम कंसर्न भी है और इदारे कोशिश भी कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब जो यूएन के इवेंट में जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें जो डिफरेंस मुझे समझ में आ रही है, जो दिखाई दे रही है, वो ये है कि वो कोई पॉलिटिकल किसी जमात से किसी ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे वो निगरान है, उसकी जिम्मेदारी एक साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से वो वसाइल फराम करनी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो मेरे ख्याल में यूएन में जब वो जाएंगे खिताब करेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये जाएगा कि वो बगैर किसी फरीक को, किसी ग्रोह को निशाना बने हुए पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से उसको उजागर करेगा। और खित्ते में जो सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, पड़ोसियों के हवाले से, और पिछले दिनों जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, मेरे ख्याल में उसकी बात भी होगी कि दुनिया को इस हवाले से इस चीज़ को एक मरतबा फिर देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और इतनी जानी नजराना की हैं और मुआशी नुकसान उठाए हैं। दुनिया को एक मतलब फिर इस चीज़ को देखना चाहिए कि उनकी कुर्बानियों को क्या सिला मिला पाकिस्तान। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, नवाज शरीफ साहब की वापसी, कानूनी टीम की सरबराही आज़म तारक करेंगे। हम देखते हैं बहुत अंडर डिबेट रहा नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है। पिछली हुकूमत ने भी बहुत सारी डिस्कशंस की, जिस तरह देखें फिर पीडीएम गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, उसमें भी हम सुनते रहे कि जी शायद वापसी के इम्कानात हैं, लेकिन अब बिला आखिर डेट भी अनाउंस कर दी गई है और यहाँ से जो कानूनी टीम है उनकी उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि जी आप आ जाएँ, और क्योंकि ज़ाहिर इंतखाबात सर पे हैं। आप नून लीग की जो सियासत है उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की वापसी एक बहुत बड़ा संग मील होगा इस पूरी सिचुएशन में। उमर, हम इस मियां नवाज शरीफ की वापसी जी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और मेरे ख्याल में तीन मरतबा वज़ीर जी, मेरे ख्याल में फ़िलहाल जो एज ए माई जर्नलिस्ट मेरी असेसमेंट है कि वो जो तैयारी करके आ रहे हैं वो चौथी मरतबा की तैयारी करके आ रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन ये चीज़ हमें न भूलना चाहिए कि मैंने पहले भी शुरू में बात की, जब हमने नए चीफ जस्टिस की काजी साहब की जिम्मेदारियों की बात की तो हमने आइन की बालादस्ती की बात की, हमने कानून की बालादस्ती की बात की, तो अब मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी हमें इसी पाथ पे, इसी रास्ते पे सही चलना पड़ेगा, गामजन होना पड़ेगा। ठीक है। अब देखना ये है कि वो सजा याफ्ता है, कोई शक नहीं है, ठीक है, और उसके बाद वो बाहर चले गए। अब अभी भी मेरे ख्याल में उसकी सजा बरकरार है। जब वो वापस आएंगे तो कानून या आईने पाकिस्तान की रोशनी में जो चीजें होनी हैं वो तो होनी हैं। अब मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ को वतन पहले ही वापस आना चाहिए था। मेरे किसी भी मुंतखब नुमाइंदा, वो किसी जमात का हो, पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है उसको उससे जुड़ के रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, बजाय कि किसी भी बहाने से आप सेहत के, हेल्थ के इश्यूज हैं, होते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी इस रियासत के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने चाहिए ताकि हमें ये इसके लिए बाहर जाने की जरूरत ना पड़े कि मेरे हेल्थ का इशू है। बिल्कुल ठीक। अगर मुझे मियां साहब अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई सियासी जमात, कोई एलीट, कोई भी बाहर जाना तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मैं, आप और ये दोस्त हमारे कलीग जो आम पाकिस्तानी है उसके लिए क्या। बिल्कुल ठीक। तो हमें इसको देखना होगा। मियां साहब जाहिर है सियासत पे बड़े असरात पड़ेंगे। अब मियां साहब के आने से पहले ही जो भी रिवायती राइवल जमातें हैं उनमें ठंड तो गई है, बहस भी शुरू हो गई है और तानाजनी भी शुरू हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में हम ये वक्त अब गुजर गया है। पाकिस्तान जिस नहज पर है, इन सियासी जमातों को इस चीज़ों से हटकर एक दो मेन पॉइंट्स जो भी हमारे नेशनल इश्यूज हैं उनको फोकस करना चाहिए और उन पर सबको बैठकर कोई लाहेअमल तय करना चाहिए। पाकिस्तान जो आने वाले इंतखाबात में उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो प्रिंसिपल जो स्टैंड हो, वो उन्हीं नुकात पे मबनी हो तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए अच्छा हो इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, गुलजार हिजरी में रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कुर्बान साहब, बहुत बड़ा मसला है। सिंध को अगर कंपेयर करें, क्योंकि पंजाब में तो इतना इशू नहीं है पानी का, लेकिन सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ ख़ास तौर पर बड़े शहर कराची की बात कर लें,
तो ये बहुत बड़ा मसला है कि पानी की जो साफ़ पानी की जो तरसील का निज़ाम है उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं, और फिर उसके बाद जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं वो मुंह मांगे पैसे भी लेते हैं। अब हुकूमत ने क्रैकडाउन का ऑपरेशन शुरू तो कर दिया है, क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, लेकिन आपको लगता है कि फिर भी ये कंट्रोल किया जा सकता है जो हाइड्रेंट्स का माफिया है, ख़ासतौर पर कराची में जो ऑपरेट करता है? उमर साहब, मैं आप ज़्यादातर मेरे ख्याल में कराची में रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं भी जब यूनिवर्सिटी से निकला तो किसी न किसी बड़े शहर जी चला गया रोजगार के हवाले से। मैं पहले यूनिवर्सिटी से निकला तो कराची चला गया, वहाँ जर्नलिज्म की, उसके बाद इस्लामाबाद आ गया। हमें इन बड़े शहरों के ये इश्यूज दिखाई देते हैं, रियल जेन्युइन इशू हैं जी। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि हमारे छोटे बड़े शहरों में सेम इश्यूज हैं। सेम इश्यूज हैं, सही, ठीक है। कराची हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें बड़ा शहर है, करोड़ों लोग बसते बिल्कुल ऐसे है। वहाँ मईशत का पहिया चलता है, वहाँ उसी और रोजगार है और बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ जो इशू है वो हमें जल्दी दिखाई देती है। अब हमारे, मैं कहता हूँ, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, अभी भी हमारे सिंध के बहुत सारे शहरों में नॉर्मल वाटर सप्लाई की फराहमी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल, बिल्कुल ठीक, आम लोगों के लिए जी। अब हमारे जो इंतजामिया है जी, हम सियासत में काफ़ी डाउनग्रेड गए हैं जी जी, इंतजामी तौर भी राइट, हम डाउनग्रेड गए हैं, और ये हमें मानना पड़ेगा, हमें अपने घर को देखना पड़ेगा कि हमने हर इदारे को सियासतज़दा किया है, उसमें मुदाखलत की है, उसमें हद से ज़्यादा तजावुज़ करके हमने भर्तियाँ की हैं, लोग इंडक्ट किए हैं और उनको मैनिपुलेट किया है अपने मफादात के लिए, जिसकी वजह से हमारे जो इंतजामी उमूर हैं वो डिस्टर्ब हो गए। राइट। हमें उनको सबको देखना पड़ेगा। कराची के साथ साथ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, आप वहाँ जाएंगे आपको सेम इशू मिलेगा। अच्छा, सही, जी जी, ठीक है। हमें अपनी इंतजामिया को सियासत से अलग करके बिल्कुल अपने बेसिक नेसेसिटीज हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। हुकूमत किसी की भी आए, लेकिन इंतजामिया ये मसले अपने जो भी उसके जिम्मेदारियां हैं, इश्यूज हैं, वो हल भी करे और उस पे इंसाफ की बुनियाद पर काम भी करे। राइट सर, क्विकली एक आखिरी स्टोरी एंड देन वी विल रैप इट अप। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करने होंगे, ऐसा कहना था चेयरमैन नेपरा का, और कल उन्होंने एक और ख़बर भी दी जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि अब आवाम के पास बहुत जल्द ये भी ऑप्शन आ जाएगा कि वो अपनी मनपसंद बिजली बनाने वाली कंपनी से बिजली ले सकते हैं। ज़ाहिर जब एक इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है, हमने देखा माजी में मोबाइल कंपनीज़ का जब पाकिस्तान में ड्यूरिंग मुशर्रफ साहब के टेन्योर था, एकदम से जो इन्फ्लक्स हुआ था मोबाइल कंपनीज़ का, तो उसमें बहुत कंपटीशन के अंदर रेट्स में भी बहुत कमी आई और बड़ा फैसिलिटेट किया गया आवाम को। आप समझते हैं कि बिजली की सूरत में भी इस तरह के कोई चांसेस हो सकते हैं मौजूद आने वाले टाइम में? उमर, मुझे पता नहीं है जी, हमारे प्रोग्राम के उस डोमेन में ये चीज़ है ही नहीं जी, लेकिन मैं 2-4 नुकात पे बात ज़रूर करूँगा। ज़रूर। नेपरा जी, अब चेयरमैन साहब ये बात कर रहे हैं जी, पिछले अरसे में जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं जी, उसमें जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हुए हैं, तो इदारा कहाँ था, इदारा क्यों खबरदार नहीं था जी जी, बाखबर क्यों नहीं था, चेयरमैन साहब बाखबर क्यों नहीं थे जी जी, अगर थे तो उसको रोक क्यों नहीं पाए? सही, ठीक है। हमें अचानक चीज़ें याद आ जाती हैं कि बिजली चोरी होती है जी, पिछले 1 माह में ये ट्रेंड चला, बिल्कुल ठीक है, पिछले 5 सालों में कोई नहीं, और ये बहुत देरीना मसला, और मेरे ख्याल में ये 1-2 दिन की तो बात नहीं है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ दिनों से ये पता चला कि डॉलर उसको मिसयूज किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, स्मगलिंग किया जा रहा है, उसको अप वैल्यू किया जा रहा है। हमारे इदारे सरगर्म हैं, अब करोड़ों डॉलर्स या लाखों डॉलर्स पाकिस्तानी रुपीस गैर कानूनी तौर पे जो डंप किए गए वो मिल रहे हैं। सही, तो पहले क्यों नहीं? सही, यही बात हमें अब पता चल रही है कि गंदम, खाद, चीनी स्मगलिंग हो रही है जी, पहले क्यों नहीं? तो हमारे, मैं समझता हूँ कि ये सियासी सारी जो जमाती हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मिल बैठ के इन इदारों की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो वाज़ेह लाइन खींचनी पड़ेगी। उनको ये कहा जाना चाहिए कोई आप यहाँ से हिल नहीं सकते। सही, बिल्कुल, हुकूमत कोई भी आए तो नेपरा चेयरमैन की भी वही जिम्मेदारी है, वो अब उस पर जिम्मेदारी ये जब वो ऑन करते हैं जी जी जी, अपनी कहीं भी कोई कोताही, कोई कमी, तो उसको रेक्टिफाई करें, इसकी जिम्मेदारी बनती है।
सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आज। आपको मजीद भी इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी कुर्बान बलोच साहब, और यकीनन जो गुफ्तगू का सिलसिला था उससे आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे एक और इशू पर जो कि पड़ोसी मुल्क की तरफ से है, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन भी है और इस तरह की साजिशें सामने आती रहती हैं उसकी तरफ से। एक और साजिश से पर्दा उठाएंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट। फितना फैलाने वाले लोग वो कभी भी बाज नहीं आते। इस बार भी उन्होंने यही किया है। मेरे बाबा कोई खेल खेल रहे हैं। ये बीमारी जल्द ही पाया तख्त को अपनी लपेट में ले लेगी। होने वाले धमाके आपके बादशाह हजरात के हुक्म पे किए गए। बादशाह हजरात को किस चीज की धमकी देकर उस दस्तावेज पर दस्तखत करवाए गए? बादशाह हजरात के बदले शहजादे सबाहद्दीन को माफ किया जाए और वलीअहद करार दिया जाए। बहुत हुआ, जंग होगी। किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? आज रात बहुत मुश्किल होगी बादशाह। बाबा, मुझे बाबा कहने की जरूरत नहीं। जितने भी लोग हैं सबको जमा करो और हमले की तैयारी करो। फिर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर एक भी बम फटा तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर ले। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। कश्मीरी आवाम तमाम तर भारतीय मसालिम के बावजूद अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़म है। कश्मीरियों ने अपने हक के खुदरादियत के हुसूल के लिए हर कुर्बानी पेश की है। मोदी हुकूमत कत्ल गारत, गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सहारा लेकर कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को शिकस्त नहीं दे सकती। भारतीय मसालिम के बावजूद कश्मीरी आवाम की तहरीक आज़ादी जारी है। मोदी को याद रखना चाहिए कि जुल्म और जबर से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और भारत की जब बात की जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी हम भारतीय एजेंडाज़ की बात करते हैं तो ऐसे साजिशी फैक्टर्स सामने आते हैं कि यकीनन अकल और शऊर जो है वो दंग रह जाता है। इस बार भी हम देख रहे हैं जी मोदी हुकूमत की जानिब से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो सामने आया है इंतखाबात जीतने के लिए, और ख़ास तौर पर जो अंदरूनी उनके फैक्टर्स हैं जिनको वो इंतहा पसंदी
कहते हैं वहाँ पर बहुत सारी जो ऐसी जमातें हैं जो इंतहा पसंदी पर यकीन रखती हैं, उनके दिल जीतने के लिए अब एक ओपन ऑपरेशन किया जा रहा है जो कि फॉल्स ऑपरेशन है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस बार बारामूला में किया जा रहा है जहाँ मुतादिद भारतीय फौजियों की हलाकत की खबरें भी सामने आ रही हैं। और मोदी सरकार जब देखते हैं जी कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ की जो इंतहा पसंदी है, जब भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो सपोर्ट करने लगते हैं हुकूमत को। ये मुद्दा क्या है, क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह की साजिशें क्यों की जाती हैं? हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, पड़ोस में बैठा हुआ है, और जब भी देखते हैं इस तरह का कोई महाज होता है तो वो दुश्मनी पर उतर आता है और महाजराई शुरू कर देता है। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह साहब, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं PTV न्यूज़। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि जो जब भी इस तरह की बात आती है, ये जो मसला है ये तो बहुत दरीना मसला है, लेकिन इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं अचानक क्यों शुरू कर देता है भारत? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया आपने इस देरीना मौजू पर बात करने का मौका फराहम किया। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत की जो दाखिली सियासत है उसके अंदर पाकिस्तान बैशिंग और जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ उनके जज्बात हैं उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि जब से 2014 में BJP पावर के अंदर आई है, उन्होंने एक आसान नुस्खा ईजाद कर लिया। उन्हें पता है कि हेंग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा होता है। जब वो इंतखाबात के अंदर इसके ऊपर बात नहीं करते कि भारतीय अवाम की ज़िंदगियों के अंदर क्या बेहतरी आई है, उन्हें पता है कि उन्होंने एक छोटा सा वाक़या कराना है, चाहे वो LOC के ऊपर करा दें, विद इन इंडिया करा दें, और उसका अगर सारा ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा तो उन्हें इंतखाबात जीतने के लिए एक बातें करने के लिए एक नया मौजू हाथ आ जाएगा। हम देखते हैं कि तकरीबन 12 सितंबर से पहले खबरें आना भारतीय मीडिया में शुरू होती हैं कि जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर कुछ होने जा रहा है। ठीक है। 16 सितंबर को उनकी खबर आती है कि उनके अनंतनाग के अंदर वहाँ पर जो है जो 3 उनके आला अफसरान है भारतीय फौज के, वो मारे गए हैं। उसके बाद सवालात उठना शुरू करते हैं, और अभी तक ऐसा हो चुका है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्होंने इसकी आड़ लेकर जो अपने टारगेट्स थे ना उनको हिट करना शुरू कर दिया। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किया गया? इसकी वजह ये कि अब वो इसके साथ साथ LOC के ऊपर जो सीज फायर का मुआहिदा है उसको भी मुनक़ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इतना वहाँ पर जंगी माहौल बना दिया जाए कि वहाँ पर जब आगे 5 भारतीय रियासतों के अंदर इस साल इंतखाबात होने, अगले साल के लोकसभा चुनाव जो हैं सर पर आ गए। अगर हम चले जाएं आज से 4 साल पहले 2019 के अंदर, तो हम देखते हैं 2019 के अंदर क्या हुआ था। पुलवामा का वाकया हुआ था, जिसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। और इस साल फरवरी के अंदर वो दोबारा उसकी जो 4 साल थे वो पूरे होने पर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते थे, जिसके अंदर उनका प्लान था कि एक इलाके के अंदर जो भारतीय फौज है वो खुद ही हथियार, ग्रेनेड्स और इस तरह की चीज़ें छुपा देगी, और अगले 2-3 दिन बाद उसके ऊपर रेड किया जाएगा, वहाँ पर लोकल्स जो हैं उन्हें मारा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान से जो वेपन्स थे वो आ रहे थे। इस ज़िमन के अंदर जो जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हैं, उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर CID के सरबराह को एक लेटर लिखा था, और उसके अंदर ये सारी बातें की गई थी जो पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर काम तो हो रहा है और उसे चलाया गया था। अभी हम देखते हैं कि देखें जिस तरह उड़ी का वाकया हुआ था, दूसरी तीसरी चीज़ें, और सत्यपाल मलिक जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, वो पिछले दिनों एक भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कह चुके हैं कि जो जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं तो ये इंतखाबात जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये उनके अपने अल्फाज थे। उन्होंने कहा इसके अंदर क्या हो सकता है, पुलवामा 2 जैसा वाकया हो सकता है, इसके अंदर RSS या BJP के किसी बड़े आदमी को कत्ल कराया जा सकता है, और राम मंदिर के अंदर कोई धमाका वगैरह हो सकता है जिसके ज़रिए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के खिलाफ जो जज्बात हैं उन्हें उभारेंगे। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है उन्होंने चांद के ऊपर लैंडिंग कर ली, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो उनकी एक तंजीम है हिंदू महासभा, RSS की ज़ेली तंजीम, उसके जो हेड हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, उन्होंने मुतालबा किया है कि चूँकि चांद पर भारत पहुंच चुका है इसलिए उसे हिंदू राष्ट्र करार दे दिया जाए, और वो उनकी एक सबसे बड़ी तंजीम है। उसके साथ आप देखें 3 मई को फसादात शुरू होते हैं मणिपुर के अंदर, ईसाई कुछ फसादात, जिसके 36 घंटों के अंदर अंदर 149 गिरजाघरों को जला दिया जाता है, जो काउंट अब तकरीबन 550 से ऊपर जा चुकी है। ताहाल वो फसादात जारी हैं, वहाँ पर ख़वातीन की आबरू रेजी की जा रही है और इस तरह के इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 31 जुलाई को हरियाणा के अंदर फसादात शुरू होते हैं जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है, और एट द वेरी सेम टाइम पंजाब के अंदर सिखों के ऊपर, भारतीय पंजाब के अंदर सिखों पे, और ओवरऑल जो निचली जात के हिंदू हैं, दलित जिन्हें कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, वो भी इस जो एक हिंदू इंतहा पसंदी है या हिंदू बालादस्ती उससे महफूज नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इंतहा पसंदी की आपने बात की, हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स भी इंडिया में चल रही हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट भी हैं, साथ साथ वो नहीं चाहते कि वो भारत के साथ भी रहें। लगभग आई थिंक 250 से ज़ायद इस तरह की
फ्रीडम मूवमेंट्स भी हैं। साथ साथ अगर इंतहा पसंदी की बात करें तो ये फैक्टर इंडियन गवर्नमेंट्स को भी पता है कि बहुत सीरियस फैक्टर है, इसके बगैर इंतखाबात नहीं जीते जा सकते। क्या समझते हैं ये जो ड्रामा रचाया जाता है पूरा, या बिला वजह का पाकिस्तान का नाम जो शामिल किया जाता है, ये उन्हीं इंतहा पसंदों के लिए है? उनके देखिए, बदकिस्मती से अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता ना कि किसी मजहबी जमात जो थी वो इस तरह अक्सरियत से पावर के अंदर आ गई होती तो पूरी दुनिया ने एक तूफान बर्पा कर दिया होता। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के अंदर जिस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पर 2014 से बीजेपी नहीं, बीजेपी तो RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक सियासी विंग है। हम देखते हैं कि अब जिस तरह आपने कहा कि भारत के अंदर आगे क्या होने जा रहा है, अभी तो आमदा 5 रियासतों के अंदर उनके इंतखाबात हैं और लोकसभा चुनाव हैं। असल में हमें ये देखना होगा कि इसकी तारीख कितना पीछे जाती है। 1985 के अंदर बीजेपी अपना मंशूर जारी करती है जिसके अंदर 3 नकात होते हैं। उसके अंदर होता है पहला कि मकबूजा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा, ठीक है। दूसरा होता है बाबरी मस्जिद को मिसमार करना और उसकी जगह राम मंदिर की तामीर, और तीसरा होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यकसा शहरी ज़ाब्ता है जिसके तहत जो भारत के अंदर जितनी भी अकलियतें बस रही हैं, एक ऐसा कानून लाया जाएगा कि उन सब को उन्हीं हिंदुओं के कवानीन के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। इसके अंदर से आर्टिकल 370 को उन्होंने ख़त्म कर लिया है। इसके साथ साथ राम मंदिर का इफ्तिताह भी अगले साल कर दिया जाएगा। अब उसके अंदर एक रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस वक्त सबसे ज़्यादा बात की जा रही है उनकी दाखिली सियासत के अंदर। एक पाकिस्तान बैशिंग का फैक्टर है, एक अकलियतों के खिलाफ काम किया जा रहा है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में 1925 के अंदर RSS वजूद में आई थी और 2025 के अंदर उसका 100 साला जश्न मनाया जाएगा। तो बीजेपी का एजेंडा कम अज़ कम इस वक्त ये है कि वो दोबारा किसी भी तरह पावर में आए और अगले साल से 1.5 साल के अंदर हिंदू को सरकारी तौर पर हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू रियासत का ऐलान कर दे, ताकि उनके पास भी ये कहने के लिए हो कि कम अज़ कम, क्योंकि वो आगे नताइज की परवाह नहीं कर रहे, उन्हें ये भी पता है कि जो हिंदू इंतहा पसंदी का जहर है ये सबसे पहले भारत को खुद निकलेगा। इसके हमने मिसाल देखी हरियाणा के अंदर, जब हरियाणा के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों ने दोबारा कहा कि वो 18 अगस्त को एक दोबारा रैली जो है उसको मुनाकिद करेंगे, उसके ऊपर जो उनके वजीर आला हैं मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी के बड़े RSS के बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये रैली नहीं निकाली जाएगी। लेकिन देखने में हमें आया कि जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, जो RSS की ज़ेली तंजीम है, उन्होंने ही RSS के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये अगर ये हिंदू देश है तो उसके लिए हमें किसी से आज्ञा लेने की जो ज़रूरत नहीं है। और वो रैली निकाली गई ज़िला 9 के अंदर, मेवात के अंदर, हरियाणा के अंदर दोबारा फसादात हुए, मसाजिद को जलाया गया और उन्हें मारा गया। इसी वजह से अब ये जो हिंदू राष्ट्र या राम राष्ट्र के क़याम की दाई है ना बीजेपी, ये अगले साल 1.5 साल के अंदर उसको हिंदू राष्ट्र करार देने से कोई उसके अंदर वो कुछ नहीं कर रहे, उसकी नताइज की परवाह नहीं करेंगे और वो बिल आखिरी ये कदम उठाकर। सही, अच्छा, बिल्कुल ठीक पॉइंट, वेल टेकन, आपने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स बताए, हमसे शेयर किए। RSS और बीजेपी को डिस्कस करें, दुनिया भर में ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत बड़े बड़े ममालिक में इनकी एंट्री बैंड थी जब तक ये हुकूमत में नहीं आए। हुकूमत में आने के बाद फिर जाहिर सी बात है मजबूरियाँ थी उनकी कि बायलैटरल टाइज थे। ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स अगर बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हम बात करते हैं पाकिस्तान की ज़रा सी भी कोई बात होती है तो दुनिया चीख उठती है, सैंक्शंस लगाने की बातें कर देते हैं और बेशुमार धमकियाँ दे देते हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है, खामोशी क्यों साथ लेती है पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड? खामोशी इस वजह से होती है कि देखें भारत के तो दोहरे मयार हैं ही, इस हवाले से आलमी बरादरी के भी दोहरे मयार हैं। बिल्कुल है। वैसे आज इन्हीं दिनों में मोदी की सालगिरह भी है और मैं आपको बताता चलूं कि जब गुजरात के फसादात हुए थे, पहले तो एक गोधरा जैसा वाकया पेश आया था जब हिंदुओं की ट्रेन को आग लगा दी गई थी और उसका सहारा लेकर पूरे गुजरात के अंदर 2002 के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। हजारों मुसलमान, हाँ जी बिल्कुल, RSS ये बाद में तहकीकात में साबित हुआ। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के सरबराह महाराष्ट्र के अंदर, हालांकि वो खुद एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है, उन्होंने पिछले दिनों एक जगह पर खिताब करते हुए कहा है कि गोधरा जैसा वाकया भी दोबारा पेश आ सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका सहारा लेकर गुजरात फसादात की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर फसादात होंगे और इसको भी लोकसभा के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। आपने बात की थी RSS की और बीजेपी की, देखें एक ऐसी तंजीम RSS जिसके लाखों कारकुन हैं और वो अलल ऐलान कहते हैं कि भारत के अंदर जो है किसी भी गैर हिंदू का वो वजूद तस्लीम नहीं करेंगे। और मोहन भागवत जो उसके हेड हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय जो आर्मी है उसको एक फौज
फौजी बनाने में 6 माह कम से कम लगते हैं। आरएसएस चाहे तो वो लाखों हिंदुओं की जो फौज है वो विद इन डेज इकट्ठा कर सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कोई आर्मी तो नहीं है, ये तो आपकी एक मलेशिया है जो आपने इसलिए रखी हुई है कि जब भी उसका काम आएगा उसे अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके अंदर आलमी बरादरी को भी ये देखना चाहिए, जैसे गुजरात फसादात के बाद जो इस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। बिल्कुल। और अभी हम देखते हैं कि चंद माह पहले उन्हें जो बाइडन हैं अमेरिकी सदर, उन्होंने स्टेट विजिट के ऊपर बुलाया गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि आलमी बरादरी भी मार्केट के हिसाब से अपनी चीज़ों को देख रही है, और जितने वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या जिस भी प्लेटफॉर्म पर दावे जितने किए जाते हैं उनमें कोई हकीकत हमें नजर नहीं आती। सही बात है। अच्छा, अगर आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की, क्योंकि ज़ाहिर है अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जा भी रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हर बार की तरह अपना लोहा मनवा के आएगा वहाँ पर, लेकिन जब भारत की बात आती है किस मुँह से, एक तरफ कश्मीर है, दूसरी तरफ हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हैं पूरे भारत में। हम देखें जहाँ भी मुसलमान एग्जिस्ट करते हैं, ईसाई एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ उन्हें क्रश करने की साजिश की जा रही है, होते भी रहे हैं इस तरह के वाक़यात, बहुत सारी जानें भी गई। लेकिन किस मुंह से पीस की बात की जाती है जनरल असम्बली के इजलास से? जब भी मोदी या कोई और भी प्राइम मिनिस्टर हमने देखा माजी में खड़ा होता है इंडिया का, तो वो इसी तरह की बात करता है कि जी इंडिया इज़ अ पीसफुल नेशन, फलाना, ये बहुत सी इस तरह की मजीद बातें भी की जाती हैं। किस मुंह से करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब दूसरी जंग अजीम के बाद ना जो एक आलमी बॉडी थी जिसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था, उसे ख़त्म कर दिया गया था इत्तफाक़ राय से, क्योंकि ये एक इत्तफाक़ राय किया गया था कि जब इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आलमी जंग को होने से ही नहीं रोक सकी तो और उसका क्या किरदार होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जितनी खुद पुरानी है, इसका वजूद कश्मीर का तनाज़ा भी इतना ही पुराना है, यानी वो अपने क़याम जितना ही कदीम तनाज़ा जो है वो तय हल नहीं कर पाई और कुछ भी नहीं वहाँ पर होता, क्योंकि वहाँ पे भी लॉबिंग चलती है। और हर जिस तरह हमने देखा EU डिसइंफो लैब का जो गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर, और अभी पिछले महीनों उन्होंने फिर दोबारा एक रिपोर्ट जारी की है जिसको नाम दिया गया है बैड सोर्सेज का। उसके अंदर उन्होंने बताया गया है कि उनकी जो खबर रसां एजेंसी है ANI, उसके जरिए किस तरह एक हायरार्की बनाई जाती है मीडिया के अंदर, और उन्होंने ऐसी सैकड़ों कॉन्फ्रेंसिस का, शख्सियात का, यूरोपियन घड़ के उनका हवाला दिया हुआ है जो हकीकत में कोई वजूद ही नहीं रखते। तो एक तो जब इस तरह से लॉबिंग की जाती है तो इंटरनेशनली वो एक नैरेटिव अपना बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि लेटली अब आके मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालम हो, भारतीय अक़लियतों की हालत ज़ार हो, ये इस तरह के जो भी वाक़यात हों, ठीक है वो उसके ऊपर अमली इक़दामात करते हैं नहीं, लेकिन उस पर खुलकर बात की जाने लगी है। अब उसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान के एंड से देखा जाए कि हम जितनी तवानाइयाँ इस पर सर्फ करते हैं ना कि हमने मगरबी दुनिया को अपना मौक़िफ़ समझाना है, हमें यह भी सोचना होगा कि भारत के विदिन ऐसी बहुत से इतदाल पसंद हल्के हैं, लॉबीज़ हैं, कम्यूनिटीज़ हैं जिन तक अपना पैगाम पहुँचाया जाए और उनसे कम्युनिकेट किया जाए कि ये क्या हो रहा है और असल में जनूबी एशिया के अंदर अमन को कितना बड़ा खतरा लाहक है RSS की हिंदू इंतहा पसंदी की वजह से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक अब्दुल्ला एक आखिरी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे जहन में आ रहा है। अगर बात करें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, माजी में बहुत से एक्सपोज हुए इंडिया की जो इस तरह की साजिशें थी, अवाम के सामने भी आई, उन्होंने ख़ुद भी कुछ उनके अपने लोगों ने एतराफ़ किया, अपने साफ़ी हैं जिन्होंने एतराफ़ किया कि ये एग्जिस्ट करता है और ये वाक़या हुआ है, इस तरह के हथकंडे लगाए गए हैं। अवाम पर सवालिया निशान नहीं उठता कि हर बार इसको यकीन कर लिया जाता है? क्या पाकिस्तान की क्या जो तासुब है उनके दिलों में, क्या वो उन्हें हकीकत देखने से रोकता है? देखिए, अगर हम उनके बुलेटिन्स को और उनकी ख़बरों को और उनके जो दाखिली मामलात हैं उन्हें मॉनिटर करें तो ये हैरानी होती है कि पाकिस्तान उनकी दाखिली सियासत में कितना बड़ा फैक्टर एक है, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ वो बात करते हैं और वोट समेटते हैं। असल में देखें, सूरत हाल ये है कि जब भी किसी कम्युनिटी को आपने उनके अपने हकूक से डिप्राइव रखना होता है ना, तो आप उन्हें इंतहा पसंदी को उसके अंदर डाल देते हैं। अब इंडिया के अंदर देखें, बीजेपी को एक तो साफ बात समझ आ गई है कि जो वहाँ की तकरीबन 80% आबादी है वो हिंदू है और उन्होंने हिंदू वोट बैंक को ही घेरना है। उसके लिए उन्हें मुसलमानों के खिलाफ जाना पड़ेगा, सिखों के, ईसाइयों के, दीगर अक़लियतों के खिलाफ जाना पड़ेगा, और वो फुल फ्लैज जा रहे हैं क्योंकि उनका जो एजेंडा ही है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब वो ये मांग कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि चांद को भी जो है हिंदू राष्ट्र करार दे दिया जाए और 2025 तक इंडिया को भी बहरहाल हिंदू राष्ट्र रह जाएंगी। आपको मैं बताता हूँ कि इंडिया की जो नई पार्लियामेंट की इमारत है उसके अंदर एक पूरी वॉल जो है उसके ऊपर राम राष्ट्र का जो है वो नक्शा बना हुआ है सरकारी तौर पर, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक आप चले जाएं, बांग्लादेश, इवन ताइवान
तालिबान और ये सारे श्रीलंका, ये सारे इलाके जो हैं वो भारत का हिस्सा हैं, हालांकि मौजूदा भारत का हिस्सा है, बाकायदा उनकी पार्लियामेंट के अंदर ऐसी ख्वाहिश रखते हैं जिसको इनॉग्रेट किया गया था, और वो यही कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों के अंदर जो है इसको रिटेन करेंगे और अखंड भारत को कायम करेंगे, जो यकीनन किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है आजकल के दौर के अंदर। सही। अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया, डेफिनेटली ये वो सारी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, इन पर बहस करना बहुत ज़रूरी है। अगर भारतीय हुकूमत की बात कर लें, अभी जिस तरह हम बात करते हैं जी कि एक तरफ चाइनीज़ बॉर्डर है, चाइना के साथ भी कुछ अच्छे मरासिम नहीं रहे इंडिया के, वहाँ भी कुछ ना कुछ आए दिन डिस्टर्बेंस होती है रहती है। फिर LOC है, पाकिस्तानी बॉर्डर हैं। हमेशा जब भी कोई क्रूशल मौका आता है या कोई ऐसी बात आती है, रोना धोना शुरू हो जाता है वहाँ से, इस तरह के ऑपरेशंस की बातें शुरू हो जाती हैं। इंडिया घबराता क्यों है ग्लोबल सिनेरियो में, और फिर इस तरह के हथकंडों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी हुकूमत है, तो फिर घबराहट किस बात की है? देखिए, यही तो वो मुतज़ाद चीज़ है ना जिस पर हम जिसकी बात करते हैं, और आलमी बरादरी को भी तवज्जो देनी होगी। देखिए, इसकी मिसाल आपको मैं 2 नैरेटिव से दे सकता हूँ। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत जो है दावे करता रहता है कि सूरत हाल नॉर्मल है, और वहाँ पर इवन G20 का उन्होंने समिट की एक मीटिंग बुलाने की कोशिश की है और उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ वहाँ पर सोसाइटीज़ का इफ्तिताह किया जा रहा होता है, और अभी उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए एक 5 लाख जो है उन्हें बसाने के लिए उनके घरों के ऊपर, अपार्टमेंट के ऊपर मुश्तमिल एक नया मंसूबा भी लॉन्च किया। मेरे ख्याल वो पंडित रहना भी नहीं चाहते जी, बिल्कुल। और दूसरी तरफ एट द साइमल्टेनियसली वहाँ पर भारत के अंदर एक ये कैंपेन चल रही होती है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इतने सूरत हाल ख़राब है कि वहाँ पर भारतीय फौजी जो हैं वो धड़ाधड़ मार रहे हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और ये वो इवन खुद उनके इत्तदाल पसंद हल्के सवाल करते हैं कि इनमें से 2 चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या तो वहाँ पे हालात ख़राब हैं या आप नॉर्मलसी के दावे करते हैं। तो ये मुतज़ाद बयानिए वहाँ पे जन्म ले रहे हैं। और देखिए, वहाँ पर अब इवन जो इंडिया अलायंस है, भारत की जो अपोजिशन जमातें 26 जमातें वो इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया जिसे इंडिया का नाम दिया गया है। अब इंडिया इस अलायंस का नाम है, इसलिए वो बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है कि उन्होंने G20 के जो दावतनामे थे उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा, गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा इस वक्त इंडिया के अंदर बर्निंग इशू है कि अगर ये अभी वो उसका नाम भी चेंज करने के चक्कर में है, उसकी जो ऑफिशियल हैसियत है वो भी चेंज करने के चक्कर में, उसकी डेमोग्राफी भी चेंज करने के चक्कर में। आप देखिए, मकबूजा कश्मीर के अंदर 2019 के बाद से अभी तक 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को वहाँ का डोमिसाइल जारी किया जा चुका है। वहाँ पे 936 फ्लैट्स का जो उनके गवर्नर हैं वो इफ्तिताह करते फिर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। 5 लाख से ज़्यादा उन्होंने सिविल मलिशियाज बना दी हैं, और उसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका जो बॉर्डर से अंदर दायरा कार था उसे 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। तो ये सारी सूरत हाल कितनी तेज़ी से चेंज ला रही हैं, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब ये सारी चीज़ें इतना बिखर जाएंगी कि वो खुद RSS और बीजेपी के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। राइट, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, दिस वाज क्वाइट एन इन डेप्थ रिसर्च जो कि आपने हमसे शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला शाह। उम्मीद करते हैं ये जो सेगमेंट था डेफिनेटली बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो साजिशें हैं इनको ज़ायल करना बहुत ज़रूरी है, दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका की, क्योंकि ज़ाहिर है आज एक बहुत बड़ा मैच फाइनल होने जा रहा है एशिया कप का। कीप वॉचिंग डिबेट एट। PTV एकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है, और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा PTV एकेडमी। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें।
लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? बैक आफ्टर द ब्रेक बात कर रहे थे एशिया कप के फाइनल की। इंडिया और श्रीलंका फाइनल में आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, पूरी कौम को अफसोस है, लेकिन टीम ग्रीन को बहुत सी विशेष हम देते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो सर पर है। अब उसकी तैयारियां भी जारी हैं। मोराल डाउन नहीं करना हमने अपने प्लेयर्स का, उनको बैक सपोर्ट देनी है, बैकिंग सपोर्ट देनी है और उम्मीद करते हैं कि जो वर्ल्ड कप है उसमें भी हम इंडिया को हराएंगे और इंशाल्लाह ये टाइटल हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आज के मैच की बात कर ले तो बहुत बड़ा मैच है एशिया कप, चूँकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा टाइटल है। 8वीं बार ये जो दोनों टीमें हैं ये मद्दे मुकाबिल होंगी, इंडिया और श्रीलंका। 4 बार इंडिया ने शिकस्त दी है, एशिया कप जीता है अगेंस्ट श्रीलंका। और अगर आज के मैच की बात करें तो कंडीशंस तो डेफिनेटली फेवरेबल हैं श्रीलंकन के लिए क्योंकि उनके होम ग्राउंड्स हैं और होम ग्राउंड पर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है कोई भी मुल्क। लेकिन बहरहाल जी इंडिया पर एक प्रेशर भी है। हमने देखा पिछले मैच में इंडिया को शिकस्त हुई, जो सुपर 4 का आखिरी मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें इंडिया को शिकस्त हुई 6 रन्स के साथ। तो एक पॉजिटिव और एक एज ज़रूर है श्रीलंकन टीम को। लेट्स सी आज का मैच कौन जीता है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान, क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं। शहजाद कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद आज का मैच बड़ा मैच है, क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको एज होगा, कौन आज टॉप परफॉर्मर रह सकता है, इंडिया या श्रीलंका? सबसे पहले कि जो 2 टीमें पहुंची हैं और उसमें इंडिया श्रीलंका दोनों टीम पहुंची, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं पहुंच सके, जिसका सबको अफसोस है। लेकिन श्रीलंकन कंडीशन में श्रीलंका को ज्यादा एज रहता है और आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह बैटिंग की उन्होंने बैट्समैनों ने, और फिर वो मैच को आखिरी तक वो मैच जीत गया। और इंडिया बांग्लादेश से भी आ रही है तो इंडिया पे रहेगा प्रेशर। एक तो ये प्रेशर है कि वो फाइनल पे पहुंची, दूसरी वो श्रीलंका से इन श्रीलंका होम कंडीशन पे खेल रही। राइट, ठीक है। अच्छा, अगर आज की कंडीशंस की बात की जाए तो वेदर फोरकास्ट क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले मैचेस को बारिश ने बहुत डिस्टर्ब किया है। आज के मैच में भी कोई ऐसे इम्कानात हैं कि बारिश हो जाए, या फिर अगर बारिश होती है तो फिर ये फाइनल क्या किसी और दिन किया जाएगा? देखिए वैसे तो बारिश के ऐसी कुछ सुनने में नहीं आया। जो हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में, श्रीलंका के मैच में सुन रहे थे डिस्टर्बेंस। अब कुछ मौसम कुछ बेहतर भी है। अगर वो हल्की फुल्की बारिश होती है, जैसे पाकिस्तान के मैच में थोड़ी सी डिस्टर्ब किया श्रीलंका में, पर 42 ओवर, लेकिन इंडियन श्रीलंकन टीम 2 होमवर्क करके आई है। क्योंकि अगर बारिश होती है तो क्या कंडीशन, किस तरह से खेलना है, क्योंकि हमने तो बिल्कुल उसी तरह क्रिकेट खेला कि क्यू से बैट्समैनों को खिला दिया, प्लानिंग से नहीं खेला। लेकिन वहां ये प्लानिंग करके आएंगे क्योंकि श्रीलंका इन श्रीलंकन कंडीशन, होम कंडीशन में वनडे में बहुत खतरनाक रहे। राइट अच्छा, अगर आप खतरनाक होने की बात करें, चूंकि ज़ाहिर है मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि कंडीशंस भी फेवरेबल हैं, मौसम भी अच्छा है, श्रीलंका का कॉन्फिडेंस और मोराल भी बहुत ऊपर है। आपको लगता है कि आज इंडिया को टफ टाइम देंगे उनके जो बॉलर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी बैटिंग तो अच्छी चली रही है, लेकिन अगर श्रीलंकन बॉलर्स की बात करें, इंडियन बैटिंग लाइनअप को टफ टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल टफ टाइम दे सकते हैं। जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी। ठीक है, एग्जैक्टली जब आप बैटिंग करेंगे तो एक स्कोर को सेट करेंगे, 250, 300। तो जब आप स्कोर अगर सेट कर दे, क्योंकि श्रीलंकन के पास मीडियम फास्ट बॉलर्स जो हैं, जो ओपन बॉलिंग करते हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, और श्रीलंकन के जितने स्पिनर्स हैं वो प्रॉपर एक्यूरेट विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। इंडियन टीम के साथ ये है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 2-3 प्लेयर हैं, पांडे, इन पे इन्हिसार बहुत करेगी और वो श्रीलंकन इन्हीं टीम को टारगेट करेंगे। राइट अच्छा शहजाद, चूंकि मैं एक और भी टॉपिक ज़ेर बहस है आजकल, नसीम शाह की जो फिटनेस है बिफोर द वर्ल्ड कप, ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हमने देखा कि पिछला मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, अगर नसीम शाह होते या हारिस रऊफ़ होते
तो आई थिंक हालात थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा टफ टाइम ज़रूर मिलता। मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें आपको लगता है कि नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा बन पाएंगे? अगर नहीं बनते तो क्या मोहम्मद आमिर को शामिल करने के चांसेस हो सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान जो खौफ की अलामत है तीन ही बॉलर के वजह से, नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ। अब इन तीन में से अगर कोई दो भी नहीं रहेंगे तो अकेला शाहीन भी कुछ नहीं कर सकता, जैसे हमने लास्ट मैच में बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। शाह का फिट होना, हारिस रऊफ का प्रॉपर, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपके जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मैच शुरू है, नवंबर के मिड तक आपको मैचेस खेलने हैं गैप में, लेकिन आपके तीनों बॉलर को फिट होना है। और अगर वो नहीं हुए तो स्ट्रेट थ्रू आपको मोहम्मद आमिर को रिकॉल करना पड़ेगा बगैर कुछ सोचे उसको, और मोहम्मद हसनैन को भी आप चांस दे सकते हैं क्योंकि इंडिया में फास्ट बॉलर बहुत अच्छे चलेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करते हैं कि जी आज का जो मैच इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि पाकिस्तानी शायकीन अब मेरे ख्याल से ज़्यादा श्रीलंका का साथ ही देंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा हरीफ रहा है और हम नहीं चाहते कि भारत ये टाइटल लेके जाए। तो बहरहाल जी, श्रीलंका के पर बहुत सारी नज़रें हैं, पाकिस्तानी सपोर्ट भी है, एशियन रीजन में हम देख रहे हैं बाकी मुल्क भी सपोर्ट कर रहे हैं, कंडीशंस फेवरेबल हैं। लेट्स सी आज का मार्का कौन मारता है। बहरहाल इंडिया के लिए आज का मैच बहुत टफ होने जा रहा है। ऑन दैट नोट जी, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे की सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।